सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। मित्रों, भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज अपान वायु का टॉपिक शुरू करते हैं। इससे पहले कल हमने आपको समान वायु का टॉपिक क्लियर कर दिया कि समान वायु का रोग क्या है, समान वायु कहाँ रहता है, समान वायु बिगड़ता कैसे है और समान वायु का पंचभौतिक संरचना क्या है। तो आपने देखा कि समान वायु का पंचभौतिक संरचना वायु प्लस वायु है। इस कारण से वहाँ पे रुक्षता बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि जब हम रुक्ष आहार विहार का सेवन करते हैं तो विशेष रूप से समान वायु ही बिगड़ती है। और जब एक बात और नोट कर लीजिए, कल मैं बताना भूल गया था, पर जब शुक्र धातु का यानी फिर सभी धातुओं का सार जो शुक्र धातु का जो होता है, तो शुक्र धातु क्षय होने से, अधिक क्षय होने से सबसे पहले समान वायु ही बिगड़ती है। इसके बाद अपान वायु, व्यान वायु, प्राण वायु बिगड़ जाती है। तो आज हम अपना एक नया टॉपिक अपान वायु, वायु का पांचवा भेद, अपान वायु, ये सबसे लास्ट में है और ये सारे वायु को धारण किया हुआ है। ठीक है, तो जानते हैं अपान वायु क्या है, कहाँ रहता है, इसकी पंचभौतिक संरचना क्या है। तो सर्वप्रथम पंचभौतिक संरचना में देखें तो वायु और पृथ्वी ये दो महाभूत प्रधान है। ये अपान वायु, अपान वायु के क्षेत्र क्या है, नाभि से लेकर के पूरे पैर जहाँ एड़ी तक, मतलब बताइए अपान क्षेत्र। तो आज हम जानेंगे अपान वायु कहाँ रहता है और इस कार्य कहाँ करता है और इसका जो है विकृत क्यों होता है ये अपान वायु, और अपान वायु के रोग क्या है और अपान वायु की चिकित्सा क्या है। ठीक है, तो अब जो है अपना टॉपिक शुरू करते हैं। लगभग सभी साथी तो नहीं जुड़े हैं, लेकिन आरंभ करते हैं अब। तो यहाँ से कोई पढ़िए अपान वायु का परिचय, पहले भी दिया जा चुका है, लेकिन अब जो है डिटेल से पढ़ेंगे अपान वायु। तो गौतम जैन जी या फिर मृत्युंजय दत्ता जी, कोई भी साथी पढ़ना चाहें पढ़िए। शंभुनाथ जी। अपान वायु का स्थान तथा कर्म, दोनों अंडकोश, बस्ती यानी मूत्राशय में पुरुष मूत्रेंद्रिय, नाभि और दक्षिण गुद, ये सब अपान वायु के स्थान है। आंत में रहने वाली अपान वायु शुक्र, मूत्र, मल, आर्तव तथा गर्भ को बाहर निकालने में सहायक होती है। यहाँ तक कही गई ये पांचों वायुएं यदि अपने अपने स्थानों में स्थित रहती हैं तथा अपना अपना कार्य करती हैं तो इनसे देह का धारण होता है और इन्हीं के कारण शरीर निरोग रह सकता है। शरीर निरोग रह सकता है जब पांचों वायु अपने अपने स्थान में आश्रित रहे और अपना अपना कार्य करे तो कितना अच्छा होगा। तो शरीर स्वस्थ रहेगा और इसी के कारण जो है हमारा शरीर धारण रह पाता है। अपान वायु का परिचय सबसे पहले जानते हैं। रहता कहाँ है, तो पहले बनता कहाँ है, यानी कि इसका जो मुख्य स्थान जो है, वैसे तो आया है कि मुख्य स्थान जो है अपान वायु का ये पक्वाशय है। तो लेकिन रहता कहाँ कहाँ है, दोनों अंडकोश पुरुषों का जो है टेस्टिस, बस्ती यानी कि मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर, और पुरुष मूत्र इंद्रिय, यहाँ पे अपान वायु का ये क्षेत्र है। पुरुष मूत्र इंद्रिय ये अपान वायु का क्षेत्र है। नाभि, उरु यानी कि जंघा, वंछन यानी कि वो स्थान मैंने बताया था
जो जहाँ पे ये अपना पेट और ये उरु ज्वाइंट होता है, गुद यानी कि ये नस, ये सब अपान वायु के स्थान है। आंत में रहने वाली अपान वायु रहती कहाँ है? आंत में रहती है, पक्वाशय में रहती है। आंतों में रहने वाली अपान वायु क्या करती है? शुक्र, प्रथम है शुक्र, मूत्र, सक्रियंती चा यानी कि मल मूत्र और आर्तव तथा गर्भ को बाहर निकालने में सहायता करती है। तो ये सब कार्य हैं इनके, और ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य भी है। अगर देखें तो जैसे मल मूत्र का निकलना, प्रतिदिन निकलना और समय पे निकलना, इसी प्रकार से शुक्र का निकलना और समय पे निकलना या फिर जिस समय ज़रूरत हो उस समय निकलना, इसी प्रकार से आर्तव यानी कि महिलाओं में पीरियड्स समय पे निकलना और उचित मात्रा में निकलना, इसी प्रकार से गर्भ का निकलना यानी कि डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी जिसे कहते हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी होना, ये सब अपान वायु का कार्य है। तो यदि ये सब में विकृति है, जितने भी आपने देखा मल मूत्र में या फिर शुक्र में या आर्तव में या गर्भ में, ये सब विशेष रूप से बीमारी अगर इन चीज़ों से संबंधित बीमारी है ना, स्त्रियों पुरुषों में इनफर्टिलिटी है, ऐसा केस है, तो अपान वायु विशेष रूप से विकृत है, क्योंकि ये सभी क्षेत्र जो है अपान क्षेत्र में आ रहे हैं। नाभि के जितने भी नीचे हैं ऑर्गन्स, तो ये सभी अपान क्षेत्र आते हैं, तो अपान वायु के ये रोग हैं। ठीक है, तथा अपना अपना कार्य करती है, तो देह धारण होता है और इन्हीं के कारण शरीर बिगड़ता है। तो जानते हैं अपान वायु विकृत क्यों होता है, इसका कारण क्या बताया गया है अष्टांग हृदय में। तो अष्टांग हृदय निदान स्थान में अध्याय 16 27वें सूत्र में कुछ कारण बताया गया है, अपान वायु विकृत होने के कुछ कारण बताया गया है, जिसमें से पहला कारण क्या है, तो पढ़िए पहला कारण। रुचिता कारण आहार और विहार से। दूसरा गुरु आहार का सेवन करने से। रुक्षता कारक आहार विहार से, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है कि वायु के बिगड़ने का 12 कारण बात के, ये यहाँ पे अभी जो है एक एक करके देख रहे हैं कि उदान वायु का क्या है, प्राण वायु का क्या है, समान वायु, व्यान वायु, अपान वायु, सब में। तो सब में देख रहे हैं कि रुक्षता कारक आहार विहार सब में आ रहा है। प्राण वायु में भी आ रहा है, उदान वायु में भी आ रहा है, समान वायु में तो विशेष है, और अपान वायु में भी रुक्षता कारक, और व्यान वायु में भी। तो सभी वायु में रुक्षता कारक आहार विहार करने से वायु बिगड़ रही है। क्यों? क्योंकि ये सभी में एक तत्व है वायु, 50% इसमें वायु ही है। जितने भी वायु है इसमें, अपान व्यान समान प्राण उदान, सब वायु में एक चीज़ कॉमन है, वायु। 50+ से ज़्यादा जो है वायु ही है, और समान वायु में तो सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए वायु होने के कारण वायु का गुण है सुखाना, वायु का गुण है सुखाना। ठीक है, जहाँ धूप भी ना पहुँचे, अगर वहाँ पे वायु तेज से चले या वायु होगा तो वो चीज़ें सूख सकती है ना। तो ऐसा नहीं है कि केवल धूप के कारण सूखती है कोई भी चीज़ें, कपड़ा हो या फिर धरती हो या फिर जोहड़ हो, तालाब हो, नदियाँ हो, तो वायु के कारण भी सूखती है। तो रुक्षता कारक आहार विहार से अपान वायु विकृत होती है, क्योंकि वायु, अपान वायु का जो महातत्व है, महाभूत है, वायु और पृथ्वी है। तो अभी देखने वाले हैं कि वायु के बिगड़ने से क्या होंगे और इसकी चिकित्सा क्या होगी, और पृथ्वी के बिगड़ने से यानी पृथ्वी महाभूत बढ़ जाने से, घट जाने से क्या होगी। वायु महाभूत जब बढ़ जाएगी, पृथ्वी महाभूत घट जाएगा, पृथ्वी महाभूत बढ़ जाएगी, वायु महाभूत घट जाएगा। इस प्रकार से बढ़ने घटने का रहता है इसमें। तो अपान वायु विकृत क्यों होता है, तो सभी प्रकार के वायु के विकृत होने का एक कारण कॉमन है, रुक्षता कारक आहार विहार का सेवन करना। यानी कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो शुद्ध चिकनाई का सेवन नहीं करते हैं, खूब ज़्यादा ऑयली सेवन करते हैं। दूसरा नंबर में देखिए क्या है, गुरु आहार का सेवन करने से, यानी कि जो बहुत ज़्यादा हैवी फूड करते हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा तला भुना और बहुत ज़्यादा हैवी डाइट करते हैं, अपने भोजन ग्रहण किया, भोजन करने के बाद भी है ना मिल रहा है तो खा लेते हैं। इस प्रकार से कुछ का होता है, कि मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है तो खा लेते हैं, है ना। या फिर 2 टाइम का खाना मिल रहा है तो 2 टाइम का खाना खा लेते हैं। तो अपान वायु विकृत होने का एक कारण है रुक्षता कारक आहार विहार का सेवन करना। यानी कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो शुद्ध चिकनाई का सेवन नहीं करते हैं, खूब ज़्यादा ऑयली सेवन करते हैं, दूसरा नंबर में देखिए क्या है, गुरु आहार का सेवन करने से, यानी कि जो बहुत ज़्यादा हैवी फूड करते हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा हैवी डाइट करते हैं, अपने भोजन ग्रहण किया, भोजन करने के बाद भी है ना मिल रहा है तो खा लेते हैं। इस प्रकार से कुछ का होता है कि मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है तो खा लेते हैं,
समय हो गया इसलिए खा लेते हैं, या बहुत सारे होता है कारण, खा लेते हैं, बस आहार का सेवन कर लेते हैं। तो जो इसको अजीर्ण आसन कहा गया है, विषमासन कहा गया है आयुर्वेद में, कि विषम समय पे भोजन कर लेना, अध्यसन कर लेना, यानी कि पहला भोजन पचा नहीं कि आपने भोजन कर लिया। तो गुरु आहार का सेवन करने से भी, एक तो है रुक्षता कारक आहार विहार का सेवन करने से, ऐसा भोजन करना जिसमें कोई भी शुद्ध चिकनाई ना हो। तो इससे पहले हमने बताया भी था, और ये मात्रा स्थिति अध्याय का एक रेफरेंस मैं बता रहा हूँ आपको, जहाँ पे भागवत ने बताया है कि आपका भोजन नहीं पचेगा जब आपके भोजन में चिकनाई नहीं होगा। इसीलिए तो कोई भी सब्जी बनाते हैं तो सर्वप्रथम संस्कारित किया जाता है, यानी कि उसके संस्कारित, जैसे उसमें तेल डालना है ना, जीरा डालना, सौंफ डालना, अजवाइन डालना, मेथी डालना, धनिया डालना, नमक डालना, तो ये सब क्या संस्कार हो रहा है ना। यानी कि वो जो सब्जी जो तैयार हो रहा है तो संस्कारित सब्जी, या फिर कहेंगे कि एक प्रकार से जो है ये खाने लायक हम बनाते हैं तो इसको हम संस्कारित कहते हैं आयुर्वेद की भाषा में, कि ये संस्कारित हो रहा है। तो बिना तेल का जो मतलब भोजन बनाते हैं जिसे जीरो ऑयल कुकिंग कहते हैं, तो कुछ लोगों के लिए ही सही है, लेकिन जो बिल्कुल सही हैं, जो बिल्कुल सही हैं, जिनको किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं है, लेकिन केवल जान करके कि जीरो ऑयल मतलब तेल नहीं खाने का ये फ़ायदा है। या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो तेल तो खाते हैं लेकिन उनके तेल की क्वालिटी नहीं सही रहता है ना, यानी कि रिफाइंड खाना। रिफाइंड मतलब जो क्या है, ऐसा तेल जिसमें से उसका जो मतलब चिकनाई है, शुद्ध चिकनाई, वो निकाल के फेंक दिया गया हो, और बाकी जो चीज़ें नहीं, मतलब जो तेल में तो रहता है शुद्ध चिकनाई, तेल हो या घी हो, तो उसकी जो शुद्ध चिकनाई निकाल के फेंक देना या अलग कर देना। हालांकि वो इतने मूर्ख नहीं है, कंपनी वाले फेंक देते हैं, एक एक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। उस चीज़ का जो है, जैसे बहुत सारे क्रीम वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं, है ना, आयुर्वेदिक क्रीम हो गया, या मतलब जेल कोई ऐसा जैसे पेन रिलीफ क्रीम हो गया, कुछ ना कुछ मतलब उसमें चल जाता है उनका। और फिर से जैसे दूध देखते हैं तो दूध में से भी क्रीम निकाल करके घी भी बेच देते हैं और दूध भी बेच देते हैं। इसी प्रकार से जब क्या है कि तेल का रिफाइंड होता है तो उस प्रोसेस में जो चिकनाई निकल जाती है ना, ये तो उसका भी इस्तेमाल कहीं ना कहीं वो करते हैं, और हमें क्या दे देते हैं, पानी दे देते हैं एक प्रकार से। मतलब वो जो मतलब हमें उसके लिए नहीं तेल खाते हैं, चिकनाई के लिए तेल हमें खाना है, केवल उस क्या है कि अपने सब्जी बनाने के उद्देश्य से नहीं करना है कि हमारा सब्जी बन गया। तो बहुत सारे ऐसे भी आ गए हैं मार्केट में तेल जो रिफाइंड है, और लोग शौक से खाते हैं कि उससे हार्ट की समस्या नहीं होगी, तो लीवर की समस्या नहीं होगी, तो इस प्रकार से जो है हार्ट अटैक नहीं आएगा। तो बहुत सारे जो है कारण बताते हैं, रीज़न बताते हैं। तो वो कुछ लोगों के लिए सही है जिनकी प्रकृति कफ की है, या फिर जो भी आगे मैं बताऊँगा। लेकिन अभी आपको ऐसा समझना है कि रुक्षता कारक आहार विहार करने सबसे ज़्यादा रोग किसके, वायु के, बात के। तो बात के समन के लिए सबसे अच्छा क्या, तो घी और तेल। तो घी और तेल नहीं खाएंगे, रुक्षता कारक आहार विहार रहेगा, या फिर आप तेल जो सेवन कर रहे हैं उसमें क्वालिटी नहीं रहेगा, यानी कि उसमें शुद्ध चिकनाई निकाल लिया गया होगा, तो फिर वो तेल अपने सेवन करने से कोई लाभ नहीं। तो ऐसे जो है केस में वहाँ पे जो है अपान वायु विकृत हो जाता है। तो दूसरा ये भी है, गुरु आहार का सेवन करने से, यानी कि बहुत ज़्यादा हैवी फूड सेवन करने से, या फिर ऐसे तेल का सेवन करने से जिसमें चिकनाई निकाल लिया गया हो, तो इन सभी से अपान वायु विकृत होता है। तीसरा है, बैगों को धारण करने से, अधिक यात्रा करने से, बैठे रहने से, अधिक देर तक, आप कहेंगे कि खड़ा रहने से भी आपका अपान वायु विकृत हो रहा है, बैठे रहने से भी हो रहा है, और अधिक चलने से भी हो रहा है, यात्रा करने से भी हो रहा है, तो क्या करें? तो इसका उत्तर ये है कि अधिक देर तक लगातार ना बैठें, अधिक देर तक लगातार ना बैठें। तो कुछ ऐसे जो प्रोफेशन होता है किन्हीं का, जो बहुत ज़्यादा डेस्कटॉप पे काम करते हैं, तो घंटों घंटों बैठे रह जाते हैं, या फिर कोई सुनार है, या फिर कोई कपड़े की दुकानदार है, तो ऐसे क्या है कि ये लोग ज़्यादा देर तक बैठे रह जाते हैं, लगातार बैठे रह जाते हैं। या फिर जो क्या है कि गाड़ी वगैरह बनाते हैं, या फिर जिनका खड़ा करने का खड़ा रह कर के काम करने का होता है, जिसे कुछ कंपनी में है ना, तो जो खड़ा होकर के काम करते हैं, या फिर जो बैठ के अधिक देर तक काम करते हैं, या फिर जो अधिक यात्रा करते हैं, या फिर जो अधिक चलते हैं,
तो कहेंगे अधिक यात्रा करने से कैसे होगा। यात्रा करना तो क्या, जैसे मान लीजिए कि आपको पटना से आपको दिल्ली जाना है या दिल्ली से मुंबई जाना है, तो इसमें तो आप तो ट्रेन में बैठ गए आप, तो इसमें आपका अपान वायु कैसे विकृत होगा, आप तो चले नहीं, तो कैसे होगा। तो अपने शरीर में जो 7 धातुएं हैं, रस है, रक्त है, मांस है, मेद है, तो ये सभी क्या है कि आप तो बैठे हैं लेकिन आपका शरीर चलायमान है, उस है ना ट्रेन में जो बैठे हैं उसके साथ में आपका बॉडी चला। इस कारण से क्या होता है कि रक्त धातु विशेष रूप से विकृत हो जाता है। ये रक्त को बात जो है घेर लेता है, रक्त के ऊपर वायु का वो हो जाता है, कवरेज हो जाता है, मतलब रक्त के ऊपर जो है वायु जो है अपना जो है आश्रित हो जाता है, और फिर वायु के ऊपर रक्त, रक्त के ऊपर वायु, वायु के ऊपर रक्त। तो इस प्रकार की समस्या हो जाती है जिसको हम कहते हैं गॉउटी अर्थराइटिस। आयुर्वेद में इसे बात रक्त की संज्ञा दी गई है। तो भले आप अधिक नहीं चलें, लेकिन यदि आप बहुत ज़्यादा यात्रा करते हैं, बहुत यात्रा करते हैं, तो ऐसे केस में जो है आपकी अपान वायु विकृत होने वाली है। तो अपान वायु के रोग क्या हैं अब ये जानते हैं। तो अब जो है कोई दूसरा साथी पढ़िए, क्योंकि आपकी आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है जी। तो गौतम जैन, हाँ जी गुरु, पढ़िए आप। अपान वायु के रोग क्या हैं? अपान वायु के रोग रुक्षता कारक तथा देर में पचने वाले भोजनों का सेवन करने से, प्रवृत्त हुए वेगों को रोकने से, अनुत्पन्न वेगों को प्रेरित करने से, ऊबड़ खाबड़ वाहनों पर बैठकर लंबी यात्रा करने से, बैठे रहने से, खड़ा रहने से तथा अधिक चलने से कुपित हुआ अपान वायु पक्वाशय में होने वाले अनेक साध रोगों तथा मूत्रज रोग, शुक्रज रोग, अर्शो रोगों, गुदभस्म आदि अनेक रोगों को उत्पन्न कर देता है। अपान वायु के रोग क्या हैं? तो अपान वायु जो मैंने पहले बताया है कि कारण क्या है, तो फिर से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है अपना वायु के ऊपर, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो बात के बिगड़ने का 12 कारण मैंने बताया था पहले, प्रमाण सहित मैंने जो बताया था 12 कारण, वही सब कारण हैं। लेकिन कुछ कुछ स्पेशल कारण भी है किसी में, तो अपान वायु में विशेष रूप से ये सब है। लेकिन जो 12 कारण है वही कारण हमेशा रहेगा, चाहे कोई भी वायु हो विकृत होने का, यही 12 कारण रहेंगे। ठीक है, अगर ये आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो आप चेकआउट करिए चैनल, है ना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा बात के बिगड़ने का 12 कारण। ठीक है, तो अपान वायु के रोग क्या हैं? तो अपान वायु के रोग क्या हैं? तो पहले कारण आपने जान लिया, इसका जो मैंने ऊपर बताया था यही सब कारण देखिए आया है कि अपानो रुक्ष गुरु, है ना, यानी कि अपान वायु जो है रुक्षता कारक आहार विहान से, गुरु भोजन के द्रव्य सेवन करने से, प्रवृत्त हुए वेगों को रोकने से, वेग यानी कि जो 12-13 वेग बताए गए हैं, तो ये सभी वेगों को, वेग जैसे मलमूत्र का वेग, है ना, अपान वायु का वेग, अश्रु वेग, हस्य वेग, इस प्रकार से सभी वेग, है ना, नेचुरल जो है उसको रोकने से, या फिर मलमूत्र इच्छा नहीं है फिर भी अनुत्पन्न करने से, वेगों को प्रेरित करने से, जैसे किसी को फ्रेश यानी कि पेट साफ नहीं हो रहा फिर भी वो बैठे हुए हैं, है ना, शौचालय में बैठ गए और आधा घंटा तक बैठे हैं, है ना, 10-10, 20-20 मिनट बैठे हैं, आधा घंटा तक बैठे हैं और प्रेरित कर रहे हैं, है ना, उभार रहे हैं वेगों को। तो ऐसे में भी क्या है कि उनको उत्पन्न होने वाला है समस्या, अपान वायु बिगड़ने वाला है। और उबड़ खाबड़ वाहनों पे लंबी यात्रा करने से, बैठे रहने से, खड़ा रहने से, चलने से, ये सब अपान वायु विकृत होगा। और रोग क्या करेगा? रोग जो है पक्वाशय, क्योंकि पक्वाशय में इसका प्रमुख स्थान है। पक्वाशय में होने वाले अनेक साध्य रोगों तथा मूत्रज रोग और शुक्रज रोग और अर्शो रोग, गुदाभ्रंश, गुदाभ्रंश यानी कि एनस से संबंधित समस्या, एनस प्रोलप्स जो हो जाता है, गुदाभ्रंश यानी गुदा मार का बाहर वगैरह निकल जाना आदि अनेक रोग को उत्पन्न करता है। तो यही सब मैंने ये सब लिखा है। मलमूत्र का निष्क्रमण ना होना, अपान वायु जब विकृत होता है तो क्या होता है, तो मलमूत्र का निष्क्रमण ना होना, या फिर ज़्यादा निष्क्रमण होना, या फिर ना निकलना, इस प्रकार से भी रोग होते हैं। लेकिन ज़्यादा क्या होंगे? मलमूत्र का निष्क्रमण ही नहीं होगा, है ना, अपान वायु विकृत होने से मलमूत्र का निष्क्रमण ना होना ये प्रमुख है। फिर इसके बाद जो है अर्शो रोग की उत्पत्ति, अर्श जिसे हम पाइल्स कहते हैं,
तो इसका एक कारण है। कारण क्या है? एक बहुत बड़ा कारण ये है कि अनुलोमन ना होना, यानी कि अपान वायु विकृत है। और अपान वायु विकृत क्यों है? क्योंकि उसे कब्ज है। उसे कब्ज है और वो वेगों को जबरदस्ती उभार रहे हैं, इस कारण से अपान वायु विकृत है। और अपान वायु विकृत होकर के अरसों रोग की उत्पत्ति कर रहे हैं। गुदा एवं बस्ती रोग का होना, गुदा से संबंधित गुदा मार्ग में रोग, बस्ती यानी कि मूत्राशय यानी मूत्र से संबंधित रोग का होना। शुक्र धातु का निकल जाना, तुरंत निकल जाना। शुक्र धातु का यानी कि जो मेल्स हैं तो उनका जो स्पर्म है तो तुरंत निकल जाना। कुछ ऐसे केस होते हैं जिसमें शुक्र तुरंत निकल जाते हैं, कपड़ों के स्पर्श से या फिर सोच विचार से, है ना। तो इसे या फिर इसे नाइटफॉल, ये भी एक कंडीशन होता है। तो शुक्र का तुरंत निकल जाना, जो शरीर का जो धातु है जो धारण करता है, तो वो धातु का तुरंत निकल जाना या ना निकलना। जब क्या होगा कि वायु बढ़ेगा तो शुक्र धातु निकल जाएगा, या फिर जब पृथ्वी बढ़ जाएगा उसके शरीर में या फिर अपान क्षेत्र में तो निकलेगा ही नहीं। तो दोनों कंडीशन है। फिर आर्तव का समय पर ना निकलना। आर्तव क्या है? यानी कि पीरियड्स, यानी कि महिलाओं में क्या है कि पीरियड्स का जो है समय पर ना निकलना, तो ये जो है दिक्कत होती है। कैसे होता है? तो जब क्या है रुक्षता कारक आहार विहार सेवन करते हैं या फिर वायु बढ़ जाता है तो निकलता ही नहीं है आर्तव, यानी कि निकलता ही नहीं है, यानी कि डिले हो जाता है। डिले नहीं मतलब क्या, ये पहले भी हो सकता है। डिले क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी महाभूत जब बढ़ जाता है तो डिले हो जाता है। यानी कि जैसे जो 28 दिन बताया गया है, मासिक धर्म का जो चक्र है वो 28 दिनों पे जो आता है, जो प्राकृतिक है, तो ये जो है 27 दिन है ना, 27 या 28 दिन ऐसा है, 27 दिन। तो आर्तव का समय पे ना निकलना, तो क्या होता है जब वायु बढ़ जाती है तो क्या है कि समय से पहले ही और बार बार और बहुत कम इस प्रकार से निकल पाता है। और जब क्या है कि पृथ्वी महाभूत बढ़ जाता है, यानी कि अपान क्षेत्र का क्या संगठन है, पंचभौतिक संरचना, तो वायु और पृथ्वी। तो वायु बढ़ गया तो क्या है कि बार बार इस प्रकार से, और पृथ्वी बढ़ गया तो डिले हो जाता है, यानी कि 1.5 महीने में 2 महीने में इस प्रकार से रुक जाती है आर्तव, यानी कि पीरियड्स रुक जाते हैं। तो ये है। और छठा है समय पे डिलीवरी ना होना। तो समय पे यानी कि जो 9 माह तक जो है गर्भ जो है पेट में रहता है, गर्भाशय में जो है बच्चा रहता है, लेकिन समय पे, उचित समय पे डिलीवरी होना, ये अपान वायु का ही कार्य है। जैसे कि मैं आपको ये देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, गर्भ को बाहर निकालने में सहायता करती है। तो जिनका अपान वायु विकृत होता है उन्हीं का जो है इस प्रकार से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाता है, जिनका अपान वायु विकृत है। इसलिए बताया क्या गया है ऐसे महिलाओं के लिए जो गर्भवती हैं, उनके लिए बताया गया है कि अपान वायु को, यानी कि सबसे पहले तो जो गर्भ कंसीव होने से पहले क्या है कि इनको पंचकर्म आदि करके, यानी कि अपने शरीर के सभी धातु, दोष धातु, मल और अग्नि को सम करके, है ना, इसके बाद गर्भ कंसीव होना चाहिए, करना चाहिए। और इसके बाद जो है 9 महीने तक ऐसे आहार विहार का सेवन करना चाहिए जिससे सभी प्रकार के वायु संतुलित रहे। तो जब क्या है कि अपान वायु विकृत होता है तो उसी को जो है नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाता है, यानी कि उनको सिजेरियन करना पड़ता है। तो गर्भ को निकालने का कार्य कौन करता है ना, या आर्तव निकालने, मलमूत्र निकालने, ये सब निकालने वाला कार्य जितने भी है, ठीक है जी, बाहर निकालने का कार्य जितने भी हैं सब अपान वायु का कार्य है। और उसमें भी विशेष रूप से पुरुष एवं महिलाओं के जो है जेनाइटल ऑर्गन से, या फिर जैसे मलमूत्र आदि निकलना, या फिर आर्तव निकलना, गर्भाशय से निकलना, इस प्रकार से जितने भी निकलने का कार्य है अपान वायु का विशेष रूप से। तो ये है इसके जो है कुछ रोग आपने जाना कि ये सब रोग क्या है। तो अब पढ़िए अपान वायु, ये पढ़िए जी। हाँ जी मंगल जी। जी गुरु जी, आवाज जा रही? हाँ जी पढ़ो। अपान वायु बराबर वायु प्लस पृथ्वी। पृथ्वी महाभूत धारण करने का कार्य करते हैं। यहाँ पर अपान वायु गर्भ का गर्भाशय में 9 महीने तक धारण करती है। इसी प्रकार मलमूत्र आदि को भी
धारण करके रखती है। लेकिन जब अपान वायु का वायु बिगड़ता है तो मूत्राशय, मलाशय और गर्भाशय में रुक्षता उत्पन्न करके इनको सुखा देता है और उनके प्राकृतिक कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है और साथ ही अपान क्षेत्र, घुटने आदि की चिकनाई को भी सुखा देता है। वहीं जब अपान वायु का पृथ्वी महाभूत बिगड़ता है तो मल मूत्र और आर्तो देर तक रुकी रह जाती है। इससे उनके प्राकृतिक कार्यों में बाधा उत्पन्न होता है और साथ ही घुटनों आदि में सूजन के साथ दर्द उत्पन्न होता है। देखिए, इसी को समझना है। अपान वायु को समझने के लिए, पूरा अपान वायु को समझने के लिए ये टॉपिक को समझना होगा। क्या बताया गया है? पृथ्वी महाभूत का काम है धारण करना। अभी मैं आप सभी को कोई भी महाभूत के बारे में विशेष रूप से नहीं जानकारी दिया है, जरूर देंगे। अभी पूरे एक एक महाभूत को बारे में जानना है। क्यों जानना है? क्योंकि अपने शरीर का जो आधार है ना, दोष धातु मल है और अपना शरीर का निर्माण पंच महाभूत से हुआ है। तो पंच महाभूत को समझना बहुत जरूरी है। बस पंच महाभूत को ही समझ लिया आपने और दोष धातु मल को समझ लिया और रसों आदि को समझ लिया, तो बस इतना में ही आप अपने पूरे शरीर को समझ करके अपनी चिकित्सा, है ना, या फिर अपने रोगी की चिकित्सा करने में आप सक्षम हो जाएंगे। महाभूत को समझना जरूरी है। तो महाभूत क्या कर रहे हैं? पृथ्वी महाभूत क्या कर रहे हैं? चूँकि अपान वायु है तो अपान वायु का पंचभौतिक संरचना पृथ्वी वायु के साथ में पृथ्वी है। इससे पहले सभी वायु का हमने पंचभौतिक संरचना बता दिया है। तो वायु प्लस पृथ्वी, तो पृथ्वी का कर्तव्य है या पृथ्वी महाभूत का गुण है धारण करना। जैसे हम लोग इस पृथ्वी पे हैं तो हम लोग को धारण कौन किया हुआ है? या फिर नदियों को, तालाब को, पर्वतों को कौन धारण किया हुआ है? तो पृथ्वी धारण किया हुआ है ना। तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे, तो ये चल रहा है यहाँ पे। जैसा इस ब्रह्मांड में है ऐसा हमारे अपने शरीर में है। तो ब्रह्मांड में क्या देखते हैं कि पृथ्वी जो है बड़े बड़े पर्वतों को, नदियों को, तालाब को, महासागर को धारण किया। इसी प्रकार से अपान वायु का जो पृथ्वी महाभूत है वो धारण करने का कार्य करता है। क्या धारण करता है? क्या धारण करता है जी? तो 9 महीने गर्भाशय में 9 महीने तक धारण करता है। यदि अपान वायु में वायु प्लस वायु होता तो ये धारण नहीं करता, या फिर वायु प्लस अग्नि होता तो धारण नहीं होता। धारण तो पृथ्वी ही करता है। इसलिए अपान वायु का पंचभौतिक संरचना देखें तो वायु प्लस पृथ्वी है। क्लियर जी? तो हर एक वायु का पंचभौतिक संरचना क्यों है, इसका कारण है क्योंकि गर्भ का तो अपान वायु कहाँ है? नाभि से नीचे, यानी गर्भाशय कहाँ है? नाभि के नीचे, है ना। स्त्रियों में गर्भाशय का है नाभि के नीचे, और ये क्षेत्र कौन सा है? अपान क्षेत्र। और ये अपान क्षेत्र होने के कारण वायु प्लस पृथ्वी, ठीक है, वायु प्लस पृथ्वी। तो पृथ्वी महाभूत का कार्य है धारण करना। तो क्या क्या धारण करता है ये जानते हैं। तो पृथ्वी क्या क्या धारण करती है अपने शरीर में? तो गर्भ का धारण करना, और यदि क्या है गर्भ का धारण करना तो गर्भाशय में गर्भ का 9 महीने तक धारण करती है। इसी प्रकार मलमूत्र आदि को भी धारण करके रखती है। मलमूत्र बनता है और समान वायु क्या करता है कि सार्किट विभाजन करता है, मूत्र को मूत्राशय तक, मल को मलाशय तक भेज देता है। अच्छी कार्य है, समान वायु का कार्य अपना करता है। लेकिन अपान वायु का कार्य है धारण करके रखना। अगर क्या है कि अपान वायु विकृत होता है तो क्या होता है कि धारण, होल्डिंग कैपेसिटी जिसे कहेंगे, वो ख़त्म हो जाता है। तो बार बार पेशाब लगेगा, बार बार जो है मलमूत्र प्रवृत्ति होगी, और जो जिनका जो है मिसगैरेज हो जाता है, यानी कि जिनकी जो है गर्भ पात हो जाता है, एक ऐसा कंडीशन होता है महिलाओं में जिनकी गर्भ नहीं रुकती है ना। कंसीव तो हो गया 1 महीने में, 15 दिन में, 20 दिनों में, या 2, 3, 6 महीने में क्या होता है मिसगैरेज हो जाता है। तो इसका कारण क्या है? पृथ्वी महाभूत। इसका एकमात्र जिम्मेवार जो है पृथ्वी महाभूत है, यानी कि उसका जो है पृथ्वी महाभूत, यानी अपान वायु विकृत है। अपान वायु में पृथ्वी महाभूत विकृत है। क्या है? धारण करने की कैपेसिटी नहीं है उसमें, है ना। तो पृथ्वी महाभूत को अच्छा करना है। कैसे करना है ये सब बताया जाएगा। तो अपान वायु यानी कि वायु और पृथ्वी, तो पृथ्वी महाभूत का गुणधर्म है धारण करना। जैसे
गर्भ का धारण करना, मल मूत्र आदि का धारण करके रखना, है ना। और इसी प्रकार से मल का, आपके शरीर में मल तो बन गया और ये मलाशय में इकट्ठा है, लेकिन उसको धारण करने का कार्य अपान वायु का ही है ना, नहीं तो वो तुरंत निकल जाता। और जैसे किसी को अतिसार हो जाता है या पॉलीयूरिया यानी बहुमूत्रता, तो ये अपान वायु के ही रोग है, क्योंकि नाभि के नीचे है, नाभि के, और इसके बाद अपान वायु विकृत है तो समान वायु विकृत है, इस प्रकार से अन्य वायु भी विकृत है। लेकिन विशेष रूप से नाभि के नीचे जितने भी रोग हैं, जितने भी ऑर्गन्स है और इनके रोग हैं, ये सभी अपान वायु के क्षेत्र में हैं। तो एक ऐसी मेडिसिन देना है जो अपान वायु के ऊपर काम करता है और अपान काल में देना है। तो आगे जानेंगे चिकित्सा इसकी। तो फिर भी अपान वायु जो है पृथ्वी महाभूत है और पृथ्वी धारण कर रही है, लेकिन जब अपान वायु का वायु बिगड़ता है ना, अपान वायु का पहले वायु बिगड़ता है तो क्या होता है, तो मूत्राशय, मलाशय, गर्भाशय और इनको क्या, इसको सुखा देता है और इनके कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है। और साथ ही अपान क्षेत्र, घुटने यानी कि जो आपका ज्वाइंट्स है, खास करके जो नी ज्वाइंट्स हैं, है ना, तो उसमें की जो चिकनाई है उसको सुखा देता है। तो जो कहते हैं कि घुटनों में से आवाज़ आती है, कट कट की आवाज़ आती है, घुटनों में दर्द है, और जिसे कहा गया रोमेटिक ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है यानी कि संधिवात है। क्या है जी, संधिवात है। तो ये सब किसके कारण हुआ है, अपान वायु विकृत हुआ है और अपान वायु का वायु महाभूत विकृत हुआ है। क्या हुआ है, वायु महाभूत विकृत हुआ है। इस कारण से वायु विकृत हुआ है। तो वायु महाभूत बढ़ जाने से ये क्या, वायु का कार्य है सुखाने का और पृथ्वी का काम है धारण करने का। समझिए, वायु का कार्य है सुखाने का। तो क्या हुआ कि इसका जो अपने घुटने का जो ग्रीस है, श्लेष्म कफ है, स्नेवियल फ्लूइड है, ये सूख गया और सूख जाने के कारण क्या है कि वहाँ पे रुक्षता हो गया, चिकनाई जो है सूख गया, तो वहाँ पे जो कार्टिलेज है वो घिस गया, चिकनाई जो ख़त्म हो गया, तो क्या है वहाँ पे दर्द हो गया। इसी प्रकार से गर्भ कंसीव नहीं हो रहा है ना, जो दुबले पतले हैं यानी कि जो रुक्षता कारक आहार विहार सेवन किए, यानी कि प्रॉपर घी तेल आदि का सेवन नहीं किया, तो उनके शरीर में क्या हो गया, रुक्षता के कारण यानी वायु बढ़ गया। तो जो अगर सूखा पड़ जाए, मान लीजिए कि आपका खेत में सूखा पड़ जाए, तो क्या है कि कोई भी फसल होगा, हमें नहीं लगता है कि कोई भी फसल हो सकता है, कुछ भी नहीं होगा, वो बंजर हो जाएगा एक प्रकार से। इसी प्रकार से जब अपान वायु का वायु बिगड़ जाता है, तो जो आपका गर्भाशय है, गर्भाशय के जो गर्भसैया है, एंड्रोमेट्रियम है, वो तो बंजर पड़ जाएगा, यानी कि जो गर्भाशय का जो उपजाऊ जमीन है वो बंजर हो जाएगा। तो क्या गर्भ कंसीव होगा, नहीं होगा। इसलिए क्या है, स्त्रियों को, पुरुषों को भी सबको बताया गया है कि उचित मात्रा में, प्रॉपर मात्रा में घी का सेवन करते रहना चाहिए। तो एक महर्षि सुश्रुत ऋषि का एक महान सूत्र है, वो सूत्र मैं कहता हूँ, अपने दिमाग में बैठा लेना है। वो बताया गया है, स्नेह सारो अयम पुरुषः। क्या बताया गया है जी, स्नेह सारो अयम पुरुषः, यानी कि जो ये मनुष्य है, स्त्री हो या पुरुष हो, स्नेह सारो अयम पुरुषः, यहाँ पे स्त्री पुरुष सबके लिए आया है। स्नेह सारो अयम पुरुषः, यानी कि यह जो पुरुष है, मानव है, स्त्री पुरुष जो भी है, स्नेह के सहारे ही स्वस्थ रह पाता है, स्नेह के सहारे ही स्वस्थ रह पाता है। स्नेह सारो अयम पुरुषः, तो ये बहुत बड़ा सूत्र है सुश्रुत ऋषि का। इसी प्रकार से भागवत ऋषि का भी है और चरक ऋषि का भी है। सब ऋषि ने कहा है कि स्नेह के सहारे ही जीवित रह पाता है। और कुछ लोक वाक्य भी है ना, कि बताया गया है कि घृत आदि का उचित सेवन करते रहना चाहिए। क्यों करते रहना चाहिए, पुरुष सेवन करेगा तो उसके रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र धातु पर्यंत अच्छा रहेगा, और जब स्त्री सेवन करेगा तो उसका जो उपजाऊ जमीन है, यानी गर्भाशय का जो गर्भसैया है, जिसे उपजाऊ जमीन बताया गया है, ये अच्छा रहेगा, तो उसको गर्भ कंसीव करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज जो मतलब जिनकी आज जो गर्भ कंसीव करने में समस्या आ रही है, तो कहीं ना कहीं उनका भोजन ऐसा रहा था कि उन्होंने उचित मात्रा में उन्होंने घी का सेवन नहीं किया। एकमात्र कारण है जी, एकमात्र कारण ये भी है, मतलब एकमात्र कारण ये है, और भी बहुत सारे कारण हैं, एकमात्र नहीं कहेंगे, यहाँ पे गलती होगी, कई कारण हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण क्यों है,
क्योंकि सबसे ज़्यादा रोग बात का, 80 रोग मैंने बताया है आपको। तो सबसे ज़्यादा रोग बात का है, तो बात बढ़ता किससे, सबसे ज़्यादा बात बढ़ता किससे है? तो सबसे ज़्यादा बात बढ़ता है वायु के रुक्ष गुण से। तो रुक्ष गुण की चिकित्सा क्या है? रुक्ष गुण का एक ही चिकित्सा है, सनेह सारो अयम पुरुषाः। तो उचित मात्रा में आपको प्रतिदिन 2 से 3 चम्मच, 4 चम्मच, 6 चम्मच, 10 चम्मच घी का सेवन करना है। जैसा उसका कंडीशन है, बजट है, उसके हिसाब से सेवन करना ही करना है। कम से कम जो है प्रतिदिन जो है 50 ग्राम सेवन घी करना चाहिए। तो इस प्रकार से बताया गया है, स्नेह सारो अयम पुरुषा, ताकि जो है स्नेह का सेवन सहारे ही, चूंकि हम स्वस्थ रह पाते हैं। बताया क्या गया है? स्नेह सारो अयम पुरुषा, कि हम स्नेह के सहारे ही स्वस्थ रह पाते हैं। तो जिसके सहारे हम चल रहे हैं, जीवित हैं, उसका हमें सेवन नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो आगे तो मैं बताऊंगा स्नेह का महत्व इतना क्यों है शरीर में, शुद्ध चिकनाई है ना, तो ये इसका जरूरत क्यों है अपने शरीर में बताएंगे। तो यहाँ पे महत्व आपने समझ ही लिया, क्योंकि वायु के सबसे ज़्यादा रोग हैं और वायु बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण है रुक्षता। सबसे बड़ा कारण है रुक्षता, यानी कि ड्राइनेस। और जब ड्राइनेस तभी होता है जब क्या है कि रुक्ष आहार विहार का सेवन करते हैं, घी आदि का सेवन नहीं करते। तो यहाँ पे वायु जब बिगड़ता है तो मूत्राशय, मलाशय, गर्भाशय ये सब बंजर हो जाता है। विशेष रूप से गर्भाशय, स्त्रियों में गर्भाशय क्या होता है? बंजर हो जाती है, यानी कि उपजाऊ नहीं रह पाती है। तो गर्भाशय को अगर उपजाऊ रखना है स्त्रियों के लिए, विशेष रूप से है कि गर्भ कंसीव होने में कोई दिक्कत नहीं हो आगे चल करके, तो उसके लिए ज़रूरी है शुद्ध चिकनाई का सेवन करते रहना चाहिए, ताकि उनका जो गर्भाशय है उनको प्रॉपर जो है ना उपजाऊ, यानी कि फर्टिलाइजर, यानी कि इनको खाद मिलता रहे। तो ये खाद का काम, जो घी है खाद का काम करता है ये। तो ये है, वहाँ पे रुक्षता उत्पन्न नहीं होगा, उनको प्राकृतिक कार्यों में बाधा उत्पन्न नहीं होगा। और साथ ही क्या है कि घुटना आदि में, और जो चाहते हैं कि बूढ़े होने तक है ना, जीवन के अंतिम दिन तक यदि आपका घुटना में दर्द ना हो, तो एक काम करना है, शुद्ध चिकनाई का सेवन करना है। तो केवल ऐसा नहीं कि चिकनाई का सेवन ना करने के कारण घुटना दर्द होता है, इसमें से प्रमुख कारण है एक, है ना, 90% इसी का कारण होता है, 80-90% कि रुक्षता कारक। आगे मैं दूसरा कारण बताने वाला हूँ। और जब अपान वायु का पृथ्वी महाभूत बिगड़ता है, कौन सा महाभूत? पृथ्वी महाभूत। तो क्या होता है? मल मूत्र आर्तव देर तक रुकी रह जाती है। यस, जब पृथ्वी महाभूत बढ़ जाता है तो मल मूत्र और आर्तव बहुत देर तक, दिनों तक रुकी रह जाती है। तो दोनों कारण है, ऐसा नहीं है कि वायु बढ़ने से भी रुकी रह सकती है, क्योंकि रुक्षता बढ़ी, ड्राइनेस बढ़ा आंतों में, मलाशय में, तो उसके कारण भी मल फंस जाएंगे। और जब पृथ्वी महाभूत भी बढ़ जाएगा, विकृत हो जाएगा, तो क्या होगा कि धारण कैपेसिटी पृथ्वी है विकृत हो गया। अगर सम अवस्था में रहेगा तब तो सही है, लेकिन जब क्या है विकृत हो जाएगा तो मल मूत्र और आर्तव, यानी कि पीरियड्स आदि को और गर्भ को भी, ये क्या है कि नॉर्मल डिलीवरी को जो है नहीं होने देगा। यह अपान वायु का जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी महाभूत बिगड़ने से ये होता है। पृथ्वी महाभूत बिगड़ने से आर्तव आदि में जो है देर तक रुकी रह जाती है, अंदर ही रुकी रह जाती है। तो इनके कार्यों में, और घुटनों आदि में सूजन के साथ दर्द होता है, जिसे हम कहते हैं रोमेटिक अर्थराइटिस। आम बात, इसमें क्या है, सूजन हो जाता है और वहाँ पे दर्द उत्पन्न हो जाता है। तो घुटना में दर्द है तो चाहते हैं कि ना हो, तो इसके लिए आपको दोनों बातें का ध्यान रखना है। अपान वायु को संतुलित बना करके रखना है, यानी कि वायु और पृथ्वी का जो कम्बिनेशन है ना। देखिए वायु का कार्य क्या, दोनों एकदम अपोजिट, मतलब क्या है, दोनों वायु अलग है और इसका ठीक विपरीत पृथ्वी है। तो ये दोनों विपरीत गुण रखते हैं। वायु किसी को धारण नहीं करता है, लेकिन जब क्या है पृथ्वी और वायु ये दोनों का कम्बिनेशन अपान वायु है, तो दोनों को बैलेंस रखना जरूरी है। तो अपान वायु का जब पृथ्वी बिगड़ जाता है, पृथ्वी महाभूत बिगड़ता है या संतुलित होता है, तो घुटनों आदि में सूजन के साथ दर्द होता है, केवल दर्द नहीं। जब वायु बिगड़ता है तो केवल दर्द है ना, और जब पृथ्वी महाभूत बिगड़ता है तो सूजन के साथ में दर्द होता है। तो देखिए आपके जो है दर्द जो है घुटनों में, जो समस्या है सूजन के साथ में है या फिर केवल दर्द है। तो आप अपने रोगियों में देखिए क्या समस्या है,
कि आपका जो है केवल दर्द है या सूजन के साथ में दर्द है। केवल और केवल दर्द है तो यहाँ पे अपान वायु का वायु बिगड़ा है, और यदि क्या है कि दर्द के साथ में सूजन है तो पृथ्वी भी बिगड़ गया है जी। तो ये है जी। और हाँ, अब यहाँ तक कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं अभी प्रश्न। किसी का कोई प्रश्न है या फिर कोई प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। गुरु जी, ये वायु अगर बढ़ गया है तो सॉरी, पृथ्वी अगर बढ़ गई है तो ये तकलीफ होती है। अगर कम हो गया, पृथ्वी का कम हो जाती है तो क्या तकलीफ हो सकती है? हाँ, पृथ्वी कम हो गया मतलब वायु बढ़ गया। पृथ्वी, हाँ अनम्यूट कर लीजिए एक बार। पृथ्वी कम गया तो क्या होगा, यानी कि उसका जो है पृथ्वी कम जाना, यानी कि पृथ्वी घट गया, यानी कि धारण शक्ति कम जाएगा उसका धारण शक्ति कम जाएगा, यानी कि जो स्त्री हैं तो उसका जो है गर्भ धारण करने में यानी कि दिक्कत होगा। मलमूत्र आदि, स्त्री पुरुष है तो उन सभी को मलमूत्र आदि धारण नहीं हो पाएगा। और पृथ्वी घट गया यानी वायु बढ़ गया है तो घुटने आदि में दर्द होगा, केवल दर्द होगा, सूजन नहीं होगा। सिंपल है। अगर पृथ्वी घट गया यानी कि वायु बढ़ा है, और वायु बढ़ा है यानी पृथ्वी घटा है, ये पृथ्वी बढ़ाएगा तो वायु घटेगा जी। इस प्रकार से कुछ ना कुछ तो क्या इनबैलेंस होगा, बैलेंस है तब तो सही है। तो क्या है यहाँ पे कि आपका जो है इस प्रकार से जॉइंट्स पेन भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और भी दो प्रकार। गुरुजी, वायु बढ़ने पर घुटने में दर्द होता है, उसके लिए पृथ्वी कारण जो घुटने में दर्द होता है, तो दोनों की दवा अलग अलग होगी? हाँ, तो दोनों की दवा अलग अलग होगी। अगर वायु के कारण है, अपान वायु का वायु बिगड़ा है, इसके कारण घुटने में दर्द है, तो इसकी चिकित्सा एकदम अलग होगी। और अगर पृथ्वी के कारण असंतुलित होने के कारण तो इसकी चिकित्सा इसके ठीक विपरीत होगी, यानी कि इसका तो बिल्कुल अलग होगी, है ना, इसमें बिल्कुल अलग होगी। तो क्या होगी मैं आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो बता ही दूंगा। बाकी इसके ऊपर मैंने जो आपको बताया है कि शुगर, बीपी, गठिया, इसके ऊपर हम लोग विशेष रूप से चर्चा और इसका पूरा ट्रीटमेंट आप लोग को सिखाया जाएगा, है ना। एक एक अभी तो क्या है, बस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अपान वायु की चिकित्सा क्या है, यहाँ से जी मंगल जी। गुरु जी, जैसे कोई अगर गिर जाता है, मोच आ जाती है, उसमें अगर सूजन आ जाती है तो वो भी अपान वायु की होती है या फिर कैसे? ये देखिए, ये जो है ये दोषज नहीं है, ये जो है दोषज रोग नहीं है, समझ रहे हैं। ये जो है क्या है, अभी घातज रोग है, या फिर कहिए कि ये जो है हमें मिला है ना, अचानक मिला है, चोट मोच ये सब आपदा से मिला है, तो ये अलग चीज़ हो गया ये। इसको अभी घातज कह सकते हैं, है ना। ये जो अपने आप मतलब कभी कभी चोट मोच के कारण आ गए तो वो अलग है, इसकी अलग चिकित्सा रखेंगे, है ना। लेकिन ये दोषज नहीं माना जाता है। दोषज ये है, दो प्रकार की होगी घुटना में दर्द। जब घुटना में दर्द है तो बस दो ही कारण है, वायु बिगड़ी है, पृथ्वी बिगड़ी है, बस इतना। और किसी को घुटने में चोट लग गई तो इसका तो अलग ट्रीटमेंट होगा ना, या फिर ये तो अलग कारण होगा, इसमें कुछ नहीं बिगड़ा है, क्योंकि ये दोषज नहीं है, न वायु बिगड़ा है न पृथ्वी बिगड़ा है, ये दोषज नहीं माना जाएगा जी। ये जो है दोषज नहीं माना जाएगा, ये जो है अभी घातज माना जाएगा कि जो है हमें मिला है। इस प्रकार से तो पढ़िए जी, अपान वायु की चिकित्सा पढ़िए। अगंतुज व्याधि हो जाएगी। अगंतुज व्याधि। अपान वायु की चिकित्सा क्या है? यदि अपान वायु बिगड़ा है तो यहाँ पर वायु की चिकित्सा के लिए सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा भस्ती है और स्निग्ध आहार विहार का सेवन करना है। लेकिन जब अपान वायु का पृथ्वी महाभूत बिगड़ती है तो उसे बढ़े हुए पृथ्वी महाभूत को संतुलित करना होगा। हाँ जी, देखिए, तो अपान वायु का वायु बिगड़ा है तो वायु के लिए सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा, बात की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा वस्ती है। वस्ती क्या है तो मैं पहले भी बता चुका हूँ और आज फिर बताता हूँ। वस्ती मीन्स एनीमा, ठीक है। वस्ती मीन्स एनीमा ए टाइप किस प्रकार का एनीमा, तो मेडिकेटेड ऑयल और मेडिकेटेड काढ़ा की एनीमा, सिंपल पानी की एनीमा नहीं, क्योंकि पानी क्या है कि उसमें उतनी ज़्यादा चिकनाई नहीं है, इसलिए क्या पानी जो देते हैं इससे बढ़िया कोई तेल दे देंगे, है ना। तो अपान वायु की जो वायु बिगड़ा है
तो यहाँ पे वायु की चिकित्सा के लिए सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है बस्ती। इससे बढ़ करके बस्ती से बढ़ करके दुनिया में आज तक कोई भी चिकित्सा नहीं है। बस्ती से बढ़ करके दुनिया में बात की सबसे बड़ी चिकित्सा बस्ती को बताया गया है। इससे बढ़ के कुछ नहीं है ना, बस्ती से बढ़ करके बड़ी चिकित्सा और हो ही नहीं सकती है दुनिया में कुछ भी। हाँ, तो बस्ती चिकित्सा क्या है? तो मेडिकेटेड ऑयल जैसे कोई भी तेल एक ले सकते हैं, इसका बेस तो तिल का तेल ही होता है। तो मेडिकेटेड ऑयल जैसे प्रसारणी तेल है, कुट्टम चुक्कादे तेल है, क्षीर वाला तेल है, धनवंतर तेल है, लक्षादि तेल है, अलग अलग रोग के हिसाब से तेल लेना है, सेलेक्ट करना है। तो बस्ती चिकित्सा इस तेल को लेकर के, और जो बस्ती यंत्र होता है एक मतलब क्या है कि सिरिंज होता है और कैथेटर होता है, मैं आगे दिखाऊंगा आगे, तो ये सभी बताएंगे आगे विस्तार से। और ये सभी जो है तैयार किया जाता है और इसके बाद जो है एनस के थ्रू, गुदा मार्ग के थ्रू पहुंचा दिया जाता है उसके मतलब बड़ी आंत में। और चूँकि बड़ी आंतों में पहुंचा दिया जाता है तो वहाँ पे जो वायु बन रही है उसको जो है पहले ही रोक देता है, पहले ही दिन से एक ही बस्ती में उसकी जो है वायु संतुलित हो जाती है। तो इस प्रकार से कोई 8 दिन, कोई 16 दिन, कोई 32 दिन अगर बस्ती ले लेता है तो उसके बाद की संपूर्ण चिकित्सा हो जाता है, संपूर्ण रूप से, है ना। तो ये बस्ती क्या है मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। अभी ये बता देता हूँ कि क्या आहार विहार में क्या कर सकते हैं। तो आप कौन कौन ये जानते हैं इस जड़ी बूटी को, शतावरी को कौन कौन जानते हैं बताइए। हमें लगता है कि आज जो है सभी जानते होंगे, क्योंकि मतलब जो अनपढ़ भी होंगे ना वो सभी जानते हैं, क्योंकि शतावरी का जो प्रयोग है क्या है कि बहुत लंबे समय से, यानी कि हमारे जो क्या है कि हमारी माता जी, हमारे नानी जी कुछ भी पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि अपने जो है बच्चियों को मतलब क्या है कि शतावरी देते आए हैं। तो जैसे और भी जड़ी बूटी जाने या ना जाने, जैसे सफ़ेद मूसली हो गया या ताल मखाना हो गया या कौंच बीज हो गया या फिर अश्वगंधा हो गया, नहीं जानते होंगे, लेकिन शतावर जैसे सितावर, शतावरी इस प्रकार से नाम से जानते हैं। तो ये औषधि के बारे में सब जानते हैं और इसको प्रयोग करते हैं और आसानी से मिल भी जाता है। तो शतावरी क्या है? तो शतावरी एक औषधि है, ठीक है। और शतावरी होती कहाँ है? चूँकि ये जड़ है, तो जितने भी जड़ हैं जी, जैसे कि जितने भी जड़ हैं, अश्वगंधा मूल हो गया, शतावरी मूल हो गया, फिर बिदारी कंद हो गया, बराही कंद हो गया, जितने भी जड़ हैं, यहाँ तक कि आलू भी समझ लीजिए, ये जितने भी हैं जो पृथ्वी के अंदर होता है वो पृथ्वी महाभूत प्रधान है। क्या है जी? पृथ्वी महाभूत प्रधान है, यानी कि जो शतावरी देख रहे हैं ये साक्षात पृथ्वी महाभूत समझ लीजिए। क्या है जी? पृथ्वी महाभूत है। तो जैसे ही शतावरी देते हैं तो उसकी पृथ्वी महाभूत संतुलित हो जाती है, यानी कि जब वायु बढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे शतावरी दे देते हैं। और शतावरी का गुणधर्म क्या है? ये चूँकि पृथ्वी महाभूत प्रधान है, तो पृथ्वी महाभूत प्रधान होने के कारण इसमें चिकनाई भी है ना, ये मधुर भी है, कुछ तिक्त है, मधुर है, इसका विपाक मधुर है, कुछ तिक्त है लेकिन विपाक मधुर है, और ये साक्षात पृथ्वी महाभूत है। तो वायु को कौन संतुलित करेगा? वायु को जो है आपको जो है धारण करना, मतलब पृथ्वी धारण कर लेगा। यानी कि ये शतावरी का सेवन कराने से, तो देखते हैं कि जिनको भी मूत्राशय से और शुक्राशय से, है ना, मूत्र, शुक्र और आर्तव से, है ना, गर्भ से, ऐसी कोई भी समस्या होता है, पहला औषधि का नाम आता है शतावरी। शतावरी खा लो, है ना। जैसे कोई लड़का है या लड़की है, यदि लड़का है तो शुक्र से संबंधित जितने भी समस्या होगा, नाइटफॉल हो रहा है तो मतलब इरेक्शन आदि कमी है या जो भी समस्या है इसके जनन इंद्रियों में, तो पहला जो है मेडिसिन है शतावरी। शतावरी खाओ, शतावरी खाएगा तुम्हारा ठीक हो जाएगा। फिर है अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, जितने भी मूसली हैं, है ना, सब पृथ्वी महाभूत है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ये साक्षात पृथ्वी महाभूत है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर है, देख ही रहे हैं आप लोग। तो शतावरी एक ऐसी औषधि है जो पृथ्वी महाभूत को बढ़ाती है। तो जो खासकर शतावरी किसके लिए है? जो दुबले पतले बात प्रकृति के हैं, क्योंकि मधुर भी है, स्निग्ध भी है। क्या है? इसमें स्निग्धता है, अश्वगंधा जैसा नहीं है ये रुखता, इसमें ज़्यादा स्निग्धता है। तो शतावरी सबसे पहला है, शतावरी का सेवन करना, है ना। तो कब करना सेवन? रात को खाएंगे शतावरी, तो कैसे होगा? तो इसलिए मैंने जो पहले नियम बताए हैं शतावरी खाने का, उस नियम का पालन करना है। तो अपान काल में देना है। आपको समस्या है अपान क्षेत्र में और खा रहे हैं आप उदान काल में,
तो बताइए कहाँ से ठीक होगा आपकी? तो लोग शिकायत करेंगे कि वैद्य जी हमने तो बहुत शतावरी खा लिया। हमारे पास लोग आते हैं ना तो यही पहला बात बताएंगे कि हम तो नागपुर दिखाए हैं, मुंबई दिखाए हैं, मेदांता दिखाए हैं, मैंने गुड़गांव में दिखाए हैं, मैंने सब जगह हम दिखाए हैं, एम्स में दिखाए हैं, पीजीआई सब दिखवाए हैं, अब आपके पास आए हैं, अब आप हमारी चिकित्सा करो, है ना। अच्छा शतावरी भी खा लिए हैं, लेकिन शतावरी खाएँ कब है? तो हम कहें रात को खाएँ हैं दूध के साथ। तो लो जी कैसे आप खाया, किसने बताया आपको खाने के लिए रात को? तो जो भी रात को खा रहे हैं तुरंत चेंज करिए, सुबह खाना शुरू कर दीजिए। कब खाना है? अपान काल में खाना है। कब खाना है जी? अपान काल में। ये अपान काल क्या होता है? तो अष्टांग हृदय 13वां अध्याय लास्ट सूत्र है, मैंने पहले भी आ चुका था, अपना ये रेफरेंस मैंने भेज दिया है आप लोगों को। तो ये जो शतावरी है खाने का उचित समय, अगर अपान क्षेत्र में काम करना है सच में, नाभि के नीचे जितने भी, चाहे घुटने में भी अगर ग्रीस कम हो गया है, शतावरी खाइए। ठीक है जी। शतावरी खाने से क्या होगा? आपका घुटना का दर्द ठीक होगा। कहेगा क्या बात करते हैं वैद्य जी, शतावरी से कैसे, ये क्या है कि शतावरी कैसे घुटना दर्द ठीक कर सकता है? ये तो निर्गुंडी ठीक करेगा, हार श्रृंगार ठीक करेगा, है ना, और रासना महारासना ठीक करेगा, और गंध प्रसारणी ये सब ठीक करता है। ये तो है। शतावरी कब से ठीक करने लगा? तो यह शतावरी भी ठीक कर सकता है। इसको कंसेप्ट को समझिए। जब अपान वायु बिगड़ेगा, अपान वायु का वायु विकृत होता है तो क्या होता है? घुटने में चिकनाई कम हो जाता है। जब शतावरी खाएंगे तो क्या होगा कि अपान वायु यानी कि पृथ्वी महाभूत बढ़ेगा, जो आपका कार्टिलेज घिस गया है वो जो है बढ़ जाएगा, चिकनाई बढ़ जाएगी, पृथ्वी में धारण शक्ति बढ़ जाएगा। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, बस आप मतलब इतना समझ लेना है कि अपान वायु, वायु और पृथ्वी है। तो क्या बिगड़ा है? वायु बिगड़ा है या पृथ्वी बिगड़ा है? तो क्या है कि अगर पृथ्वी बिगड़ गया है तो अपान वायु के लिए सबसे अच्छा जो है ठीक करने के लिए आपका शतावरी पहला जो है औषधि है। तो शतावरी का सेवन करना है। कब करना है? तो अपान काल में करना है। अपान काल कब है? तो जब आप उठते हैं, फिर शादी होने के बाद नहा धो करके जब होते हैं, इसके बाद लेना होता है शतावरी। यही अपान काल है, यानी कि सूर्योदय के आसपास का समय ले सकते हैं, या सूर्योदय से पहले लेंगे तो आपका रसायन काल कहलाता है, तो और ज़्यादा फायदा करेगा, है ना। और बाकी खाली पेट लेंगे तो फायदा ही फायदा है ना। 6, 7, 8 बजे लेंगे तो फायदा ही फायदा, अपान काल हो गया। अगर आपने सूर्योदय से भी पहले ले लिया तो और ज़्यादा फायदा करेगा आपका ये शतावरी। किस पे काम करेगा? नाभि के नीचे जितने भी रोग हैं, दोष हैं, वो ठीक कर देगा शतावरी, केवल शतावरी। बाकी और भी चीज़ें हैं। दूसरा चीज़ हमने लाया है अनुलोमन। ये अनुलोमन तेल है, अनुलोमन राज कर सकते हैं, अनुलोमन तेल है। तो ये क्या है? तो देखिए जी, मैंने आपको कल बताया था। और ये क्या है? ये भी पृथ्वी महाभूत है। जो अनुलोमन तेल है ना, ये भी पृथ्वी महाभूत प्रधान है। ठीक है। तो जो दुबले पतले हैं, जो दुबले पतले हैं, तो दुबले पतले को क्या होता है कि उनका वायु गुण बढ़ा रहता है। दुबला पतला मतलब बात बढ़ा हुआ है, वायु बढ़ा है। तो उसमें क्या है, ये जो अनुलोमन राज है, ये चिंचा लवन तैलम या अनुलोमन तेलम, तो ये क्या करता है? पृथ्वी महाभूत बढ़ा देता है ना। पृथ्वी महाभूत बढ़ा देता है। इससे क्या, उसकी वजन भी बढ़ सकता है। शतावरी खाने से भी वजन बढ़ेगा। ये चिंचा लवन जो है राज, उसका भी सेवन करने से, अनुलोमन का सेवन करने से भी आपका वजन बढ़ जाएगा, है ना, बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद है दशमूलारिष्टम। दशमूलारिष्ट तो कहेंगे ये क्या है? दशमूलारिष्ट क्या है? तो अभी आपके स्क्रीन पे आ गया है दशमूलारिष्ट। क्या लिखा है, पढ़िए इसको जी। क्या लिखा है दशमूलारिष्ट के नीचे? क्या लिखा है, पढ़िए। कमर दर्द आदि वात रोगों की परम औषधि। परम औषधि है किसकी? वात व्याधि की परम औषधि क्या है? दशमूलारिष्ट है। वात के 80 रोग हैं, 80 के 80 रोग में दशमूलारिष्ट दे सकते हैं। कफ के भी कुछ रोगों में और वात पित्त के कुछ रोगों में भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है कफ के और वात के रोगों में देता हूँ मैं। तो जैसे कफ के रोग क्या हैं? कफ के रोग जैसे श्वास आदि, तो उसमें, है ना, या फिर अस्मरी, उसमें कफ के ही रोग हैं अस्मरी ज़्यादातर, तो कफ के विकृति के कारण होता है, तो उसमें तो वात और कफ की अच्छी दवाई है दशमूलारिष्ट, तो मैं मानता हूँ, है ना, शास्त्रों का मानना है। तो ये दशमूलारिष्ट क्या है जी? कमर दर्द, घुटना दर्द, यानी कि जो भी दर्द है उसकी परम औषधि है। क्यों है औषधि? क्यों है औषधि?
ये है प्रश्न। तो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक शब्द है, इसलिए इसकी परम औषधि है। क्या है? 10 मूल। क्या जी? मूल, रूट्स। मूल मतलब रूट्स। तो रूट्स हैं इसमें, 10 रूट्स हैं, प्रमुख है। इसके अलावा इसमें 64 जड़ी बूटियाँ हैं। इसमें अश्वगंधा भी है, शतावरी भी है, बिदारी कंद भी है, बराही कंद भी है, ये सब बहुत सारे चीज़ हैं इसमें। लेकिन एक 10 औषधियाँ हैं, इसका नाम है 10 मूल। मूल मतलब रूट्स, ठीक है। तो 10 मूल क्या हैं? तो बेल, गंभारी, पाटना, अरनी, स्वर्णाक, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, सालपर्णी, कृष्णपर्णी, इस प्रकार से जो 10 औषधियाँ हैं मूल, ये 10 जो है ये सब पृथ्वी माभूत है। और ये जो है मूल है तो पृथ्वी माभूत है। तो ये जो है क्या धारण करता है, यानी बात के वायु का समन करने की बात की। जो अगर कोई पूछे बात की परम औषधि क्या है, तो वो 10 मूल है। बात की परम औषधि क्या है जी? 10 मूल परम औषधि है बात की। घी के अलावा, तेल के अलावा इसके बाद 10 मूल जो है बात की परम औषधि माना जाता है। इसलिए देखिए चित्र में, देखिए क्या लिखा, चित्र में देखिए क्या है ना। इसके लेवल पे क्या लगाया गया, कंपनी के लेवल में क्या लगा है? बैक पेन, नी पेन। तो जिनको भी बैक पेन है और जिनको भी नी पेन है, 10 मूलारिष्ट सेवन कर सकते हैं जी, है ना। आँख बंद करके भी सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। चाहे आपको आम बात हो, चाहे संधि बात हो, आप 10 मूलारिष्ट आँख बंद करिए और 20 ml से लेकर के 40 ml तक आधा कप पानी में अपान क्षेत्र में लाभ कराना है, तो अपान काल में सुबह खाली पेट पीना शुरू कर दीजिए आँख बंद करके। या आप रोगी हैं तो आँख बंद करके पीना शुरू करिए, या फिर आपके रोगी हैं तो उसको आँख बंद करके देना शुरू कर सकते हैं। 10 मूलारिष्टम कोई भी अच्छी कंपनी का, ठीक है जी। ये परम औषधि है ना। तो ये वायु का समन करता है, और चूँकि इसमें जो है बढ़ाता है, पृथ्वी को बढ़ाता है, ये विशेष रूप से पृथ्वी माभूत बढ़ा देता है, ठीक है, वायु को समन कर देता है। तो ये भी एक औषधि है। इसके बाद आया है अपना, जो मैंने आपको बताया था, मालिश आदि करना, अभ्यंग करना। क्योंकि मालिश अभ्यंग करने से विशेष रूप से अगर पूरे शरीर का करना चाहिए, क्योंकि बताया ही क्या है, अभ्यंगम आचरे नित्यम, प्रतिदिन मालिश करो, भागवत से कहना है। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो केवल नाभि के नीचे नीचे मालिश करिए। वैसे तो पूरा करना है, केवल पूरे चीज़ तेल लगा लें, लेकिन विशेष रूप से मसाज करें। और लास्ट में है, स्त्री हो या पुरुष हो, सबके लिए मालिश बताया गया है। लास्ट है बस्ती चिकित्सा, ये देखिए जी, है ना। हालांकि बस्ती मैं भी देता हूँ प्रतिदिन, अभी जो है 1-2 पेशेंट का मैं दे रहा हूँ अभी बस्ती। तो क्या है कि बस्ती से अच्छा लाभ है। किसी को कमर के नीचे जितने भी प्रॉब्लम, नाभि के नीचे जितने भी रोग हैं, चाहे घुटना में दर्द हो, चाहे एवियन जैसे कंडीशन हो, साइटिका हो, जो भी है, तो एनस के थ्रू, गोदा मार्ग के थ्रू जो है मेडिकेटेड ऑयल, देखिए, है ना। ये आप देख रहे होंगे, एक सिरिंज है और एक कैथेटर यानी कि एक पाइप लगा हुआ है, इसके गुदा मार्ग में दिया जा रहा है। वो जो है पहुंच जाता है ना। तो कुछ मेडिकेटेड काढ़ा भी होता है, जैसे किसी को एवियन जैसी कंडीशन है, या फिर घुटना आदि में दर्द है, कमर में दर्द है, तो एक मैं आपको सिद्ध प्रयोग बताता हूँ। इसमें क्या है, दूध है, 100 ग्राम दूध है, 100 ग्राम पानी है। 100 ग्राम दूध है, 100 ग्राम पानी है, और 15-15 ग्राम औषधि है। क्या क्या है, तो मुलेठी, क्योंकि मुलेठी भी क्या है, साक्षात पृथ्वी महाभूत है, इसमें चिकनाई है, त्रिदोषामक है। मुलेठी, शतावरी, अश्वगंधा, ठीक है, अश्वगंधा, गुड़बेल, ठीक है, गुड़बेल, और चिरायता। क्या जी, चिरायता, जिसको हम कहते हैं भूनिम्बादी कहते हैं ये। तो ये सब का क्या 15-15 ग्राम लेना है, और दूध में जो है डाल देना है, और इसे उबालना है। जब पानी पानी उड़ जाए, केवल दूध बचे, तो क्या करना है, 100 ग्राम जो बचा है दूध, इसके बाद जो है इस प्रकार से सिरिंज में लेकर के गोदा मार्ग के थ्रू जो है आंतों में पहुंचा दिया जाना चाहिए। इसे कहते हैं बस्ती, इसे मात्रा बस्ती कहते हैं। 100 ml देना मात्रा बस्ती। तो ये भी इसको कहते हैं तिक्त क्षीर बस्ती भी कहते हैं कुछ लोग, लेकिन हमने इसमें 2-3 चीज़ें बढ़ा दिया है। हम इसमें शतावरी भी दे देते हैं, इसमें हम अश्वगंधा भी दे देते हैं, इसमें मुलेठी देते हैं, चिरायता और गुड़बेल, इतना चीज़ हम देते हैं। बाकी कुछ क्या करते हैं कि इसमें जो है पटोल दे दिया, नीम दे दिया, अड़ूसा दे दिया, इस प्रकार से मुलेठी इस प्रकार से देते हैं। लेकिन हम इसमें ताकत वाला देते हैं, इसमें बला मूल भी मैं कभी कभी दे देता हूँ ताकत। तो ये जितने भी हैं मूल, तो सभी कार्य करता है। बस्ती जो है बात की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। विशेष रूप से अपान वायु की चिकित्सा करें
तो अपान वायु का जो चिकित्सा में सबसे प्रमुख है औषधि में शतावरी है, चिंचा लवण तेल है, 10 मूला अरिष्ट है, मालिश है और बस्ती है। अगर आपने बहुत ज़्यादा औषधि सेवन कर लिया और यदि आपने बहुत ज़्यादा औषधि करवा लिए हैं तो अगर सारे औषधियों से थक गए हैं तो एक बार बस्ती भी आप करवा सकते हैं। ठीक है, बस्ती जो है बात रोगों की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। कहा भी गया तथा तैलम घृतम मधु, मतलब कहा गया है बस्ती बिरेको बमनम, है ना, बस्ती बिरेको बमनम तथा तैलम घृतम मधु कि बात पित्त कफ के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो बात के लिए बस्ती, पित्त के लिए विरेचन और कफ के लिए बमन। इसी प्रकार से बात के लिए तेल, पित्त के लिए घी, कफ के लिए शहद, ये उत्तम औषधि है। ठीक है जी, तो आज के लिए बस इतना ही, है ना। आज अपना जो है बहुत बड़ा जो है टॉपिक पूरा बात का जो है कंप्लीट हो चुका है। आगे हम आपको जो है एक एक रोग का जैसे पृथ्वी क्या महाभूत आदि के बारे में भी बताएंगे और जो भी रोग है शुगर, बीपी, गठिया, इसके बारे में विशेष बताएंगे। अभी केवल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बता दिए हैं, है ना। बाकी किसी को कोई समस्या रहेगा वो कांटेक्ट करेंगे हमसे, उनको मार्गदर्शन कर दिया जाएगा और अपना चिकित्सा शुरू कर लेना है। बाकी तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि अनुलोमन तेल कैसे बनाना है, ये घर पे ही बनाना है सभी को, चाहे रोगी हो चाहे कोई भी हो, उसको घर पे ही बनाना है। ठीक है, अनुलोमन तेल, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, 2 ही चीज़ लगता है, 3 चीज़ लगते हैं इस प्रकार से। अब बाकी बस्ती रह गई, तो बस्ती आकर के आप अपने नज़दीकी पंचकर्मा सेंटर में जाइए, वैद्य से मिलिए और वहाँ पे लीजिए। अगर किसी को नहीं पता तो हमसे संपर्क करिएगा, हमारे यहाँ आइएगा। ये जो है क्रिया 1 बार आपको, 2 बार, 4 बार, 5 दिन हम आपको दे देंगे, कर देंगे। इसके बाद आप घर पे भी, है ना, वो बस्ती बना करके आप अपना ले सकते हैं। कोई इसमें बहुत बड़ा जो है ना, मतलब क्या है कि रहस्य, मतलब रहस्य छुपा हुआ है, लेकिन बहुत बड़ा जो है ये कार्य नहीं है कि नहीं होगा आपसे। सिंपल है, एक काढ़ा तैयार करना है और आपको जो है बस्ती यंत्र दे दिया जाएगा और आपको, है ना, बस्ती लेना है और आपका 100% बात के व्याधि ठीक हो जाएगा। 80 रोग, बात के 80 रोग 100% ठीक होता है बस्ती से। ऐसा कोई रोग नहीं जो बस्ती से ठीक ना हो जी, मेरा मानना है। लेकिन इसके लिए 3 महीने से लेकर के 6 महीने तक लेना पड़ेगा, अलग अलग रोग के हिसाब से। वैसे तो 8 बस्ती पर्याप्त है ना, 8 बस्ती, 16 बस्ती, 32 बस्ती, इतना बताया गया। ठीक है, लेकिन जिसको जो है समस्या ज़्यादा है, जैसे एवियन है ना, यानी कि कुल्हे की हड्डी में दर्द है, यानी कि कुल्हे की हड्डी घिस गया है, या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस, कहीं भी सर्वाइकल आदि में, तो कहीं भी है हड्डी घिस गया है तो उसको समय लगता है। तो उसके लिए बस्ती क्रिया लंबा चलता है, रुक रुक के चलता है, ऐसा नहीं आप रोग बीच में ले सकते हैं। तो अब मैं प्रश्न देख लेता हूं और आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग रख सकते हैं चैट बॉक्स में। अब मैं प्रश्न देख, गर्भधारण की समस्या समान और अपान वायु की विकृति से होती है क्या? यस, लेकिन विशेष रूप से अपान वायु का रोग है, क्योंकि गर्भाशय क्या है कि आपका जो है अपान क्षेत्र में आता है। असमान वायु विकृति तो मिलेगा ही। किस कंपनी का 10 मूला अरिष्ट लेना है? आप देख ही रहे हैं, है ना, बताएं क्या यहाँ पे? सांडो कंपनी का जी। ठीक है, सांडो कंपनी को प्रमोट करते हैं हम। ऐसा नहीं है कि अन्य कंपनियां को नहीं मना करूंगा मैं, लेकिन सांडो कंपनी का आप लीजिए, सबसे उत्तम है। ठीक है, सांडो कंपनी का। गुरुजी, घुटनों में सूजन के लिए कौन सी दवाई काम करेगी? हाँ जी, बता रहे हैं। जिसमें सूजन आती है, सूजन आता है तो उसमें भी 10 मूला अरिष्ट आप ले सकते हैं, आंख बंद करके ले सकते हैं। आप थोड़ी मात्रा में शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है गुरुजी। 10 मूला सुबह में अपान काल में, हाँ, अपान काल में ही लेना है। भी अपान काल में ही लेना, खाने के बाद बिल्कुल नहीं लेना है किसी को। ठीक है, अगर अपान सुबह सिर्फ एक, हाँ, और जिनको कब्ज रहता है तो उनके लिए अनुलोमन, ये अनुलोमन राज है, ये तेल लेना है। ये कब लेना है? तो खाने के साथ लेना है। ये जो है खाने से, मतलब जैसे आप रोटी खाना प्रारंभ किए हैं तो 2 चम्मच जो है अलग से दाल निकाल लिया, 2 चम्मच दाल और 2 चम्मच इसमें मिला करके रोटी के साथ खा लिया। ये चिंचा लवण या जिसे अनुलोमन राज कहते हैं, ये ले लिया सुबह शाम। तो इससे पृथ्वी महाभूत बढ़ेगी। और ये शतावरी भी खाने से पहले 1 घंटा पहले ही लेना। लेकिन ये जो अनुलोमन है ये बहुत मतलब पहले नहीं लेना, ये खाने के तुरंत पहले, मतलब भोजन रोटी आदि के साथ ही लेना है। और 10 मूला अरिष्ट बहुत पहले, जितना जल्दी ले सकते हैं ले सकते हैं जी, है ना। तो जिनको कब्ज है, भयंकर कब्ज है और इनको लगता है कि इनकी आंतों में ड्राइनेस हो सकता है, तो उनको अनुलोमन तेल देना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कोई और उपाय
नहीं है। तो और मैं पढ़ लेता हूँ और क्या प्रश्न आया है। और प्रश्न आया है कि गर्भ धारण की समस्या अपान हो गया, दशमूलारिष्ट वायु विकार में कब लेना चाहिए, काल बताएं। अपान काल में लेना है। अपान काल क्या है, तो जितना सवेरे हो सके, सूर्योदय से पहले भी ले सकते हैं, ये तो रसायन काल हो गया तो और बढ़िया। और बाकी जो है 6, 7, 8, 9 बजे मतलब जितना जल्दी ले सकें ले लेना है, ठीक है, यही अपान काल है। इसी प्रकार से शाम को भी लेना है, शाम को 6 बजे से पहले लेना है। वैद्य जी शतावरी पाउडर खाने अकेला देना चाहिए या कुछ मिलाकर देना चाहिए, मात्रा कितनी होनी चाहिए, 5 ग्राम। शतावरी का सेवन की मात्रा 5 ग्राम है, बाकी उसके वजन उम्र के अनुसार हो सकता है। 5 ग्राम आप ले सकते हैं। क्या मिला सकते हैं इसमें, तो कुछ नहीं मिलाने की ज़रूरत है, कुछ नहीं मिलाने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, अगर पाचन की दिक्कत है तो कुछ मिला सकते हैं हल्का, जैसे पाचन का चूरन, जैसे सोठ मिला लिया, थोड़ा पिपली मिला लिया, है ना। और बाकी क्या है कि ठंडक दिन है तो अश्वगंधा मिला लिया जी, तो बढ़िया है। लेकिन गर्मी के दिन है तो केवल शतावरी जी, ग्रीष्म ऋतु में। और क्या प्रश्न है जी आपका। इसमें घी भी तो मिक्स कर सकते हाँ, हैं दूध के साथ। वो तो क्या है कि वो तो बात के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, वो तो चलेगा। दूध के साथ ये सब मिला लिया, है ना। तो जिनकी जो है प्रकृति बात की है तो उसमें घी भी मिला लिया, तो इस प्रकार से। और क्या प्रश्न है, प्रश्न आया है कि सिर्फ एक बार लेना है, सुबह और शाम लेना है। जब भी अपान काल आए, सुबह 6 बजे से लेकर के 6, 7, 8 बजे, और शाम को 4, 5, 6 बजे ऐसा ही। तो एक बात पूछ रहे अजय कुमार जी, नंबर, संपर्क नंबर, हमारा संपर्क नंबर, ठीक है जी, संपर्क नंबर ठीक है। अभी जो है ये अपना क्लास ख़त्म होने के बाद आपको जो है ये वीडियो मिलेगा वैद्य गुरुदर्शन यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे अब तक का जितने भी वीडियो हैं, मतलब क्लासेस हुए 21 क्लास, है ना, तो ये सब का वीडियो मिलेगा और वहीं पे हमारा नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है। और कोई क्वेश्चन मेरा है भाई जी। हाँ, जैसे कि अपान वायु का जो रोग है उसमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लेने का विधान है सारा चीज। तो जो बस्ती क्रिया जो करते हैं तो वो अपान काल में ही करना चाहिए तो अच्छा रहेगा। हाँ, ये तो है, बिल्कुल अपान काल में करना चाहिए, है ना। अपान काल में करना चाहिए। जैसे अपान काल कब है, तो अपान काल यानी कि बात की जब वृद्धि होती है ना, जैसे 2 से 6 बताया गया है, तो इस समय में बस्ती लेना उचित है, एक मत के अनुसार। मतलब कुछ वैद्यों का मानना है, ऐसा रेफरेंस तो नहीं कहीं आया है, लेकिन फिर भी जो है ज़्यादातर बस्तियाँ जो है अपान बात के वृद्धि काल में दें तो सबसे बढ़िया रहेगा। जो हम बस्ती दे रहे हैं ना, इस प्रकार से बस्ती। तो जैसे आज हमने बस्ती जानते कितने बजे दिया है, तो बस्ती आपने देखा होगा, आपने कभी कॉल किया होगा, तो मैं शाम को ही बस्ती देता हूँ। ज़्यादातर पेशेंट को बुलाता हूँ शाम को आना, मतलब 2 बजे से 6 बजे के बीच में आना, है ना। तो शाम को बस्ती देता हूँ मैं। अच्छा लाभ करता है, मतलब 3-4 दिनों में 5 दिनों। आज एक पेशेंट का मैं आज 5वां दिन था, उसका जो है उसको एवियन है ना, यानी कि कुल्हे के हड्डी घिस गई है, तो इससे दर्द है ना। डॉक्टर ने ऑपरेशन बता रखा है, तो उसको 5 दिन में करा। एक पैर का जो है दर्द जो है ठीक हो गया है, दूसरा पैर में ज़्यादा होगा, तो मैंने बता रखा है कि 15 दिन तो रोकना नहीं है, बस्ती लगातार लेना है। और कुछ दवाई नहीं दे रहा हूँ, नॉर्मल दवाई दे रखा हूँ, है ना, दीपन पाचन के अनुलोमन के लिए। और बस्ती देता हूँ, जो मैंने आपको बताया है, तिक्त क्षीर बस्ती अभी चल रहा है ना। और इसी में जो है घी भी मिला देता हूँ, है ना, इसमें थोड़ा सा घी भी मिला देता हूँ और कुछ तेल भी मिला देता हूँ और देता हूँ बस्ती। 150 ml 200 ml बस्ती देता हूँ, सब एब्जॉर्ब हो जाता है अंदर जा करके, पूरी चिकनाई एब्जॉर्ब हो जाए। अब मुंह से अगर ले लेते हैं तो पहले अमाशय में जाएगा, फिर पकवाशय में जाएगा, फिर ये पचेगा, फिर तो क्या होगा कि कई को क्या होता है कि उसका पाचन ही अच्छा नहीं है, तो पचेगा कहाँ से। तो सीधा क्या करते हैं हम, सीधा आंतों में ही पहुँचा देते हैं औषधियों को, वहीं पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो पूरा लाभ करेगा 100% औषधि। तो सोच सकते हैं 5 दिन में उसका एक पैर का जो है दर्द, एवियन का दर्द ठीक हो सकता है। मतलब एक पैर का हुआ है, बाकी 15 दिन में जो है क्या होता है, मैं आगे वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है। कल मैं उस पेशेंट का जो है फोटो भी बनाऊंगा, ठीक है जी। और कोई प्रश्न है। सुबह का समय में बोल रहे थे कि सुबह में जैसे मान लीजिए कि अगर आपने औषधि के रूप में चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे हम अभी करते हैं ना, वो अपान वायु काल में, तो सुबह का समय बताया गया खाली पेट, तो खाली पेट देने में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा सुबह के शाम को। जैसे एक तो होती है बड़ी बस्ती, वो तो दिया जाता है अपान काल में ही, यानी कि सुबह खाली पेट ही दिया जाता है वो बड़ी बस्ती। लेकिन छोटी बस्ती तो कभी भी दे सकते हैं,
तो हम छोटी बस्ती कब देते हैं, तो 2 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में मैं देता हूँ, है ना। इसी प्रकार से सुबह खाली पेट भी बस्ती ले सकते हैं, है ना। मात्रा बस्ती तो कभी भी ले सकते हैं, है ना, लेकिन ज़्यादातर मात्रा बस्ती खाने के बाद लिया जाता है। तो दोपहर का खाना खाया रहता है तो वो सही रहता है। मेरे को मतलब क्या है कि 24 घंटा में एक बार लेना भी होता है ना। तो यही है, मैं तो शाम को देता हूँ, शाम को देते हैं तो रात भर उसका बस्ती रहता है, एब्जॉर्ब होता है, तो सुबह देने की ज़रूरत नहीं, फिर 24 घंटा में एक बार ही तो देना है। तो इसलिए मैं 2 से 6 के बीच में देता हूँ। और हमारे कुछ वैद्यों का मानना भी है ना, हमारे टीम के कुछ वैद्य यही मानते हैं कि आप बस्ती 2 से 6 के। 1 बजे खाया है तो उसको 2 बजे दिया जा सकता है? बिल्कुल, तुरंत बाद दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। खाना खाया तुरंत दे सकते हैं, है ना, या फिर आधा घंटे बाद भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। मतलब बहुत ज़्यादा खाली पेट नहीं होनी चाहिए। और मैं तो खाने के तुरंत बाद भी दिया हूँ, तो ऐसा कोई भी मतलब कि साइड इफेक्ट नहीं, मतलब बस्ती का कोई साइड इफेक्ट नहीं। ठीक है जी। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अपान काल का समय तो सुबह में है, तो सुबह में क्योंकि अपान वायु करोगे तो सुबह में देंगे तो इसको ज्यादा फायदा मिलेगा। हाँ, अपान तो काल है, लेकिन बाद का जो वृद्धि का काल है आपको पता ही है, 2 से 6 है, वो सुबह भी होता है और शाम को भी होता है। सुबह भी होता है, लेकिन सुबह में सुबह का 2 बजे से लेके यानी कि रात्रि 2 बजे से लेके 6 बजे के सुबह के तक होता है अपना वायु का मतलब कि काल होता है। उस सुबह भी होता है, शाम को भी होता है ना। हाँ, सुबह भी शाम को भी होता है, शाम को लेकिन अपान काल बता रहे हैं ना, तो अपान काल शाम को भी तो होता है, आप ये समझिए ना। अपान काल शाम को भी होता है, सुबह ही केवल नहीं होता है ना, अपान काल शाम को भी होता है, तो दे सकते हैं ना जी। अच्छा, दे सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। गुरुजी 10 मूलारिष्ट खाली पेट ही देना रहता है? बिल्कुल जी, 10 मूलारिष्ट खाली पेट देना है अगर अपान क्षेत्र में काम करना है। यदि अपान क्षेत्र में अगर जो खाने के बाद लेता है तो कहाँ काम करेगा है पता, आपके जो है लंग्स के ऊपर काम करेगा वो 10 मूलारिष्ट। नाभि के नीचे कोई रोग को ठीक नहीं करेगा, ना घुटना दर्द ठीक करेगा, ना गर्भाशय, मूत्राशय, शुक्राशय, इस सब पे काम ही नहीं करेगा। तो समझ लीजिए। अच्छा, हाँ जी, तो खाने के गुरुजी, तो अगर किसी को मान के चलिए किडनी की समस्या है तो उसको बस्ती लेनी चाहिए? किडनी की समस्या है तो बस्ती लेनी चाहिए। बस्ती देखिए, किडनी के उनको पहले 10 मूलारिष्ट जैसी चीज़ देनी चाहिए, और उसमें ये चिकित्सा बस्ती, क्योंकि किडनी पत्थरी की बात कर रहे हैं? नहीं, किडनी फेलियर की बात कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल लेना चाहिए इनको किडनी फेलियर, क्योंकि वैसे समान वायु को अच्छा करके, है ना, और इनको बस्ती ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अलग अलग जो है बस्ती, वैसे तो मैं किडनी फेलियर को बस्ती नहीं दिया हूँ, पंचकर्मा किया हूँ, लेकिन बस्ती नहीं दिया हूँ। ठीक है, तो उसमें विशेष अनुभव नहीं है, लेकिन हमारे वैद्य बताते हैं कि बस्ती दे सकते हैं ये कुछ चीज़ों का, है ना। देखा हुआ है कि इसमें क्रिएटिनिन का अच्छा डाउन, क्रिएटिनिन बहुत तेजी कि आपने बताया 10 मूलारिष्ट अगर तो 10 के काल में दे तो वो नीचे काम नहीं करेगी, नीचे के अंगों पे काम नहीं करेगी ना, बराबर है, सही ना? बिल्कुल बिल्कुल। अगर खाली पेट नहीं एक बार फिर से बताइए ना उसको। तो यदि खाली पेट 10 मूलारिष्ट नहीं देंगे तो नीचे के अंगों पे कोई भी औषधि काम नहीं करेगा। यदि कोई आपको दवाई दिया घुटना दर्द की और कहा लो खाने के बाद ले लेना, तो वो जो है आपको मतलब दवाई नहीं दिया, ये दवाई सही होगा, उसके पास ज्ञान नहीं है और वो दवाई काम नहीं करेगा, क्योंकि खाने के बाद जो दवाई दिया जाएगा वो आपके घुटनों पे काम नहीं करेगा 100%। भागवत के अनुसार वो जब भी दिया जाएगा तो खाली पेट ही दिया जाएगा, खाने के बाद नहीं काम करेगा। गुरु जी, एक प्रश्न है। हेलो, हाँ जी। एक मिनट, मैं ये पूछना चाहता था, जैसे ये समय होते हैं अपान, समान, व्यान के, कोई स्पेसिफिक इनके आप टाइमिंग बताओगे भाई, कितने से कितने बजे तक सभी उसकी? नहीं, ये जो है भोजन के ऊपर निर्भर है, और बाकी समय तो है ही। एक है रसायन काल, चलिए इसके ऊपर हम पूरा एक अपना क्लास तो रहेगा, उसमें रहेगा औषध सेवन करने का जो है एक समय निश्चित काल है, और रोग का जो है ये ब्रह्मास्त्र है। औषध सेवन कराना समय, औषध सेवन काल, वैद्य का ब्रह्मास्त्र, एक हमारा टॉपिक है, एक है ना, आगे मैं बताऊंगा। औषध सेवन काल वैद्य का ब्रह्मास्त्र। यस, कैसे है? क्योंकि आपको कोई दवाई दिया
और आपके घुटने में दर्द है और आपको कोई दवा दी है, लो खाने के बाद ले लेना, या फिर आपको जो है श्वास की समस्या है और कहे कि लो जी ये दवाई खाने के पहले ले लेना, तो ये उल्टा कर रहा है, प्राण विकृति है और यहाँ पे हम अपान ठीक करने में लगे हैं, तो नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। इसी प्रकार से किसी को उदान चिकित्सा मस्तिष्क से संबंधित समस्या है और कह देंगे लो जी सुबह खाली पेट खा लेना, शाम को खाली पेट खा लेना दवाई, और उदान काल में कुछ दवाई ही नहीं दिया, तो ये बेकार चिकित्सा है, या फिर वो चिकित्सा ही नहीं। तो औषध सेवन काल वैद्य का ब्रह्मास्त्र, ये मैं आपको सिखा दूंगा। तो अभी तो क्या है कि बहुत सारे प्रश्न आपके मन में आ रहे होंगे, तो इसके ऊपर मैं आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन बस इतना ही है कि बस्ती जो है बात के सब रोगों की चिकित्सा है। बस्ती लेने का समय जो है, अगर बड़ी बस्ती ले रहे हैं तो सुबह खाली पेट, छोटी बस्ती ले रहे हैं तो 2 से 6 के बीच में आप लेने की कोशिश करिए, ताकि ज़्यादा काम करेगा। अपान काल भी रहेगा और बात के वृद्धि का भी काल रहेगा, सबसे ज़्यादा काम करता है। इसीलिए क्या है कि बस्ती सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है चिकित्सा में। और गुरुजी ये जो निर्वहन बस्ती हाँ, निर्वहन खाली पेट में, हाँ, तो इसमें फिर गैप रखना है क्या? 1 घंटे का गैप रखें कुछ ऐसे, ये साथ साथ ले सकते हैं शतावरी और 10 मूला हाँ, रिस्ट तो खाली कोई पेट? भी औषधि लेते हैं तो हमेशा 1 घंटे का गैप रखना होता है, यहाँ तक कि 2 घंटे 3 घंटे का भी गैप रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने जो सेवन किया तो उसका भली भांति पाचन हो जाए तो बहुत बढ़िया रहने वाला है ना। तो शतावरी सेवन किया, 1 घंटे 2 घंटे बाद आपने 10 मूला रिस्ट सेवन कर लेना है, ठीक है। तो ये है जी। और निर्वहन बस्ती, हाँ, सुबह खाली पेट, क्योंकि निर्वहन बस्ती यानी कि जो बड़ी बस्ती होता है जिसमें आधा लीटर से लेकर के 1 लीटर तक दिया जाता है उम्र के अनुसार, तो ये जो है वापस आ जाती है 10 मिनट में। तो इसे जो है हमें खाली पेट ही लिया जाता है। जो छोटी बस्ती होता है उसे 2 से 6 के बीच में देना है, और मैं देता हूँ। और गुरुजी ये जो निर्वहन बस्ती है इसके पूर्व क्रम क्या क्या बता सकेंगे? चलिए ये नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, है ना, आगे के क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप जो है आप लोग के मन में कोई प्रश्न होगा, है ना, तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में, और जो ऑनलाइन सुनेंगे इस वीडियो को, लेक्चर को, और किन्हीं को बात से संबंधित समस्या है ऐसी, तो आप बस्ती क्रिया के लिए आप हमारे चिकित्सालय में आकर के, है ना, देख सकते हैं और सीख सकते हैं। मैं सिखाता हूँ रोगियों को, है ना, जैसे मैं आप सभी को सिखा रहा हूँ, है ना, तो मैं सिखाता हूँ तो जल्दी सही होते हैं, ठीक है। तो शांति पाठ कर लेते हैं। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभरात्रि। भगवान धन्वंतरी की कृपा आप सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। बहुत बहुत धन्यवाद।